आत्मा के दायरे में लौटने की लालसा। सोफी अगली सुबह अचानक जाग गई। उसने घड़ी पर नजर डाली। 5 बजने में अभी कुछ ही मिनट बाकी थे, लेकिन वह इतनी जाग गई थी कि बिस्तर पर ही उठ बैठी। उसने ड्रेस क्यों पहनी हुई थी? फिर उसे सब कुछ याद आ गया। वह एक स्टूल पर चढ़ गई और अलमारी के सबसे ऊपरी शेल्फ पर नजर डाली। हाँ, वहां पीछे वीडियो कैसेट था। आखिरकार यह कोई सपना नहीं था, कम से कम पूरा तो नहीं। लेकिन वह वास्तव में प्लेटो और सुकरात को नहीं देख सकती थी। ओह, कोई बात नहीं। उसके पास अब इस बारे में सोचने की ऊर्जा नहीं थी। शायद उसकी मां सही थी। शायद वह इन दिनों थोड़ी पागल हो गई थी। वैसे भी वह फिर से सो नहीं सकती थी। शायद उसे नीचे जाकर देखना चाहिए कि कुत्ते ने कोई और पत्र छोड़ा है या नहीं। सोफी नीचे की ओर सरक गई, जॉगिंग शूज पहने और बाहर चली गई। बगीचे में सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से साफ और शांत था। पक्षी इतनी ऊर्जा से चहचहा रहे थे कि सोफी को अपनी हंसी रोक पाना मुश्किल हो रहा था। सुबह की ओस घास में क्रिस्टल की बूंदों की तरह टिमटिमा रही थी। एक बार फिर वह दुनिया के अविश्वसनीय आश्चर्य से चकित थी। पुरानी बाड़ के अंदर भी बहुत नमी थी। सोफी को दार्शनिक का कोई नया पत्र नहीं दिखा, लेकिन फिर भी उसने एक मोटी जड़ को पोंछा और बैठ गई। उसे याद आया कि वीडियो में प्लेटो ने उसे कुछ सवालों के जवाब देने को कहा था। पहला यह था कि एक बेकर 50 समान कुकीज कैसे बना सकता है। सोफी को इस बारे में बहुत सावधानी से सोचना पड़ा, क्योंकि यह निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। जब उसकी मां कभी कभी कुकीज का एक बैच बनाती थी, तो वे सभी बिल्कुल एक जैसी नहीं होती थीं। लेकिन फिर वह एक विशेषज्ञ पेस्ट्री कुक नहीं थी। कभी कभी रसोई ऐसी दिखती थी जैसे कि कोई बम गिर गया हो। यहां तक कि बेकर से खरीदी गई कुकीज भी कभी बिल्कुल एक जैसी नहीं होती थीं। बेकर के हाथों में हर एक कुकी को अलग अलग आकार दिया जाता था। फिर सोफी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। उसे याद आया कि कैसे एक बार वह और उसके पिता खरीदारी करने गए थे, जबकि उसकी मां क्रिसमस कुकीज बनाने में व्यस्त थी। जब वे वापस आए तो रसोई की मेज पर बहुत सारे जिंजर ब्रेड मैन फैले हुए थे। भले ही वे सभी परफेक्ट नहीं थे, लेकिन एक तरह से वे सभी एक जैसे ही थे। और ऐसा क्यों था? जाहिर है क्योंकि उसकी मां ने उन सभी के लिए एक ही सांचे का इस्तेमाल किया था। सोफी को इस घटना को याद करके खुद पर इतनी खुशी हुई कि उसने पहले सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। अगर कोई बेकर 50 बिल्कुल एक जैसी कुकीज बनाता है, तो उसे उन सभी के लिए एक ही पेस्ट्री मोल्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, और बस यही। फिर वीडियो प्लेटो ने कैमरे में देखा और पूछा कि सभी घोड़े एक जैसे क्यों होते हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी एक जैसे नहीं थे। इसके विपरीत सोफी को लगा कि कोई भी 2 घोड़े एक जैसे नहीं होते, जैसे कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं होते। वह उस पर हार मानने को तैयार थी। तभी उसे याद आया कि उसने कुकीज के बारे में क्या सोचा था। उनमें से कोई भी बिल्कुल बाकी कुकीज की तरह नहीं थी। कुछ कुकीज बाकी कुकीज से थोड़ी मोटी थीं और कुछ टूटी हुई थीं, लेकिन फिर भी हर कोई देख सकता था कि वे एक तरह से बिल्कुल एक जैसी थीं। प्लेटो वास्तव में यही पूछ रहा था कि घोड़ा हमेशा घोड़ा ही क्यों होता है, और उदाहरण के लिए घोड़े और सुअर के बीच का मिश्रण क्यों नहीं होता। क्योंकि भले ही कुछ घोड़े भालू जितने भूरे और दूसरे भेड़ के बच्चे जितने सफेद होते हैं, लेकिन सभी घोड़ों में कुछ न कुछ समानता होती है। उदाहरण के लिए सोफी को अभी तक 6 या 8 पैरों वाला घोड़ा नहीं मिला था, लेकिन प्लेटो निश्चित रूप से यह विश्वास नहीं कर सकता था कि सभी घोड़ों को एक जैसा बनाने वाली बात यह थी कि वे एक ही सांचे से बनाए गए थे। तब प्लेटो ने उससे एक बहुत ही कठिन सवाल पूछा था, क्या मनुष्य के पास अमर आत्मा होती है? यह कुछ ऐसा था जिसका उत्तर देने के लिए सोफी खुद को पूरी तरह से अयोग्य महसूस कर रही थी। वह बस इतना जानती थी कि शवों को या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, इसलिए उनका कोई भविष्य नहीं होता। अगर मनुष्य के पास अमर आत्मा होती, तो उसे यह मानना पड़ता कि एक व्यक्ति 2 अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना होता है। एक शरीर जो कई सालों के बाद घिस जाता है, और एक आत्मा जो शरीर के साथ होने वाली घटनाओं से कमोबेश स्वतंत्र रूप से काम करती है। बाहर कहाँ था कि उसे लगता है कि केवल उसका शरीर ही बूढ़ा है। अंदर से वह हमेशा एक ही युवा लड़की थी। युवा लड़की के विचार ने सोफी को आखिरी सवाल तक पहुंचाया, क्या महिलाएं और पुरुष समान रूप से समझदार हैं? वह इस बारे में इतनी निश्चित नहीं थी,
यह इस बात पर निर्भर करता था कि प्लेटो समझदारी से क्या मतलब रखता था। दार्शनिक ने सुकरात के बारे में जो कुछ कहा था वह उसके दिमाग में आया। सुकरात ने बताया था कि अगर कोई अपनी सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करे तो वह दार्शनिक सत्य को समझ सकता है। उसने यह भी कहा था कि एक गुलाम में भी उतना ही सामान्य ज्ञान होता है जितना एक कुलीन व्यक्ति में होता है। सोफी को यकीन था कि वह यह भी कहेगा कि महिलाओं में भी पुरुषों के समान ही सामान्य ज्ञान होता है। जब वह सोच रही थी तभी अचानक बाढ़ में सरसराहट हुई और भाप इंजन की तरह कुछ फुफकारने और उड़ने की आवाज आई। अगले ही पल सुनहरा लैब्राडोर मांद में घुस गया। उसके मुंह में एक बड़ा लिफाफा था। हेरमिस, सोफी चिल्लाई, इसे गिरा दो, इसे गिरा दो। कुत्ते ने लिफाफा सोफी की गोद में गिरा दिया और सोफी ने कुत्ते के सिर को थपथपाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अच्छा लड़का हर्मिस, उसने कहा। कुत्ता लेट गया और खुद को थपथपाने दिया, लेकिन कुछ देर बाद कुछ ही मिनटों में वह उठ खड़ा हुआ और उसी रास्ते से वापस जाने लगा जिस रास्ते से वह अंदर आया था। सोफी भी भूरे रंग का लिफाफा हाथ में लेकर उसके पीछे पीछे चली Time is money. गई। वह घने जंगल से रेंगती हुई आगे बढ़ी और जल्द ही बगीचे के बाहर पहुंच गई। हेमीज पहले ही जंगल के किनारे की ओर भागना शुरू कर चुका था और सोफी कुछ गज पीछे चल रही थी। 2 बार कुत्ते ने मुड़कर कुर्राहट की, लेकिन सोफी ने हार नहीं मानी। इस बार वह दार्शनिक को ढूंढने के लिए कृत संकल्प थी, भले ही इसके लिए उसे एथेंस तक दौड़ना पड़े। कुत्ता तेजी से भागा और अचानक एक संकरे रास्ते पर मुड़ गया। सोफी ने उसका पीछा किया, लेकिन कुछ मिनटों के बाद वह मुड़ा और उसके सामने आ गया। एक पहरेदार कुत्ते की तरह भौंकने लगा। सोफी ने फिर भी हार नहीं मानी और उनके बीच की दूरी कम करने का अवसर लिया। हेमीज मुड़ा और रास्ते पर दौड़ पड़ा। सोफी को एहसास हुआ कि वह कभी नहीं होगी। उसे पकड़ो। वह अनंत काल तक बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, सुनती रही। वह और दूर भागता चला गया। फिर सब शांत हो गया। वह जंगल में एक छोटे से खुले मैदान में एक पेड़ के तने पर बैठ गई। उसके हाथ में अभी भी भूरा लिफाफा था। उसने उसे खोला, उसमें से कई टाइप किए हुए पन्ने निकाले और पढ़ना शुरू किया। प्लेटो की अकादमी। सोफी, हमने साथ में जो सुखद समय बिताया उसके लिए धन्यवाद। मेरा मतलब एथेंस में था, तो अब मैंने कम से कम अपना परिचय तो दे दिया है, और चूंकि मैंने प्लेटो का भी परिचय दे दिया है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्लेटो 428 347 ईसा पूर्व की उम्र 29 साल थी जब सुकरात ने हेमलॉक पिया था। वह कुछ समय तक सुकरात का शिष्य रहा था और उसने उसके मुकदमे को बहुत करीब से देखा था। यह तथ्य कि एथेंस अपने सबसे महान नागरिक को मौत की सजा दे सकता है, उस पर गहरा प्रभाव डालने से कहीं ज्यादा था। इसने उसके पूरे दार्शनिक प्रयास की दिशा को आकार दिया। प्लेटो के लिए सुकरात की मृत्यु उस संघर्ष का एक शानदार उदाहरण थी जो समाज के वास्तविक स्वरूप और सच्चे या आदर्श समाज के बीच मौजूद हो सकता है। एक दार्शनिक के रूप में प्लेटो का पहला काम सुकरात की क्षमा याचना प्रकाशित करना था, जो एक बड़ी जूरी के समक्ष उनकी दलील का विवरण था। जैसा कि आपको निस्संदेह याद होगा, सुकरात ने कभी कुछ नहीं लिखा। हालांकि सुकरात से पहले के कई लोगों ने ऐसा किया था। समस्या यह है कि उनकी लिखी हुई सामग्री शायद ही बची हो, लेकिन प्लेटो के मामले में हम मानते हैं कि उनकी सभी प्रमुख रचनाएं सुरक्षित हैं। सुकरात की क्षमा याचना के अलावा प्लेटो ने पत्रों का एक संग्रह और लगभग 25 दार्शनिक संवाद लिखे। आज हमारे पास ये रचनाएं हैं। इसका एक कारण यह भी है कि प्लेटो ने एथेंस से कुछ ही दूर एक उपवन में अपना दर्शनशास्त्र का स्कूल स्थापित किया था, जिसका नाम पौराणिक यूनानी नायक एकेडमस के नाम पर रखा गया था। इसलिए स्कूल को अकादमी के नाम से जाना जाता था। तब से दुनिया भर में कई हजारों अकादमियां स्थापित की गई हैं। हम अभी भी अकादमिक और अपाठ्यपुनः विषयों की बात करते हैं। प्लेटो की अकादमी में पढ़ाए जाने वाले विषय दर्शन, गणित और जिम्नास्टिक थे। हालांकि शायद पढ़ाया गया शायद सही शब्द नहीं है। प्लेटो की अकादमी में जीवंत चर्चा को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। इसलिए यह पूरी तरह से संयोग नहीं था कि प्लेटो के लेखन ने संवादों का रूप ले लिया। सदा सत्य, सदा सुंदर और सदा अच्छा। इस कोर्स के परिचय में पूछता हूं, प्लेटो किन समस्याओं से चिंतित थे? संक्षेप में,
हम यह स्थापित कर सकते हैं कि प्लेटो एक ओर जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है और दूसरी ओर जो प्रवाहित होता है के बीच के संबंध से चिंतित था। वास्तव में पूर्व सुकरातियों की तरह हमने देखा है कि कैसे सोफिस्ट और सुकरात ने अपना ध्यान प्राकृतिक दर्शन के प्रश्नों से हटाकर मनुष्य और समाज से संबंधित समस्याओं की ओर लगाया। और फिर भी एक अर्थ में सुकरात और सोफिस्ट भी शाश्वत और अपरिवर्तनीय और प्रवाहित के बीच के संबंध में व्यस्त थे। वे इस समस्या में रुचि रखते थे क्योंकि यह मानवीय नैतिकता और समाज के आदर्शों या गुणों से संबंधित थी। बहुत संक्षेप में सोफिस्टों ने सोचा कि क्या सही या गलत है, इसकी धारणा एक शहर राज्य से दूसरे शहर में और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भिन्न होती है। इसलिए सही और गलत कुछ ऐसा था जो प्रवाहित होता है। यह सुकरात को पूरी तरह से अस्वीकार्य था। वह सही या गलत के लिए शाश्वत और निरपेक्ष नियमों के अस्तित्व में विश्वास करता था। अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करके हम सभी इन अपरिवर्तनीय मानदंडों पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि मानवीय तर्क वास्तव में शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। क्या आप समझती हैं सोफी? फिर प्लेटो आता है। वह प्रकृति में शाश्वत और अपरिवर्तनीय और नैतिकता और समाज के संबंध में शाश्वत और अपरिवर्तनीय दोनों से चिंतित है। प्लेटो के लिए ये दोनों समस्याएं एक ही थीं। उसने एक वास्तविकता को समझने की कोशिश की जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय थी। और सच कहें तो यही वह काम है जिसके लिए हमें दार्शनिकों की जरूरत है। हमें किसी ब्यूटी क्वीन या टमाटर में दिन भर के सौदे को चुनने के लिए उनकी जरूरत नहीं है। यही कारण है कि वे अक्सर अलोकप्रिय होते हैं। दार्शनिक अत्यधिक सामयिक मामलों को अनदेखा करने की कोशिश करेंगे और इसके बजाय लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे जो हमेशा सत्य, हमेशा सुंदर और हमेशा अच्छा है। इस प्रकार हम कम से कम प्लेटो के दार्शनिक विचारों की रूपरेखा पर एक नजर डाल सकते हैं। परियोजना। लेकिन आइए एक बार में एक ही बात पर ध्यान दें। हम एक असाधारण दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा दिमाग जिसका बाद के सभी यूरोपीय दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा। विचारों की दुनिया, एम्पेडोकल्स और डेमोक्रिटस दोनों ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि यद्यपि प्राकृतिक दुनिया में सब कुछ प्रवाहित होता है, फिर भी वहां कुछ अवश्य होना चाहिए जो कभी नहीं बदलता। 4 जड़ें या 4 जड़ें, परमाणु। प्लेटो इस प्रस्ताव से सहमत थे, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से। प्लेटो का मानना था कि प्रकृति में मौजूद हर मूर्त चीज का प्रवाहित होती है, इसलिए ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो विलीन ना हो। भौतिक दुनिया से जुड़ी हर चीज ऐसी सामग्री से बनी है जिसे समय नष्ट कर सकता है, लेकिन हर चीज एक कालातीत ढांचे या रूप के बाद बनी है जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। नहीं, आपने नहीं देखा सोफी, घोड़े एक जैसे क्यों होते हैं? शायद आपको ऐसा न लगे कि वे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन सभी घोड़ों में कुछ ऐसा होता है जो हमें उन्हें घोड़ों के रूप में पहचानने में सक्षम बनाता है। एक विशेष घोड़ा स्वाभाविक रूप से बहता है। यह बूढ़ा और लंगड़ा हो सकता है और समय के साथ यह मर जाएगा, लेकिन घोड़े का रूप शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। प्लेटो के अनुसार जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है वह भौतिक मूलभूत पदार्थ नहीं है, जैसा कि एम्पेडोकल्स और डेमोक्रिटस के लिए था। प्लेटो की अवधारणा शाश्वत और अपरिवर्तनीय पैटर्न्स की थी, जो अपनी प्रकृति में आध्यात्मिक और अमूर्त है, जिसके अनुसार सभी चीजें बनाई जाती हैं। मैं इसे इस तरह से रखूंगा। सुकरात से पहले के विद्वानों ने प्राकृतिक परिवर्तन की एक उचित अच्छी व्याख्या दी थी, बिना यह पूर्व धारणा किए कि वास्तव में कुछ भी बदल गया है। प्रकृति के चक्र के बीच में कुछ शाश्वत और अपरिवर्तनीय छोटे तत्व थे जो विलीन नहीं होते थे। उन्होंने सोचा, ठीक है सोफी, लेकिन उनके पास इस बात का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं था कि कैसे ये सबसे छोटे तत्व जो कभी घोड़े के निर्माण खंड थे, अचानक 4 या 500 साल बाद एक साथ घूम सकते हैं और खुद को पूरी तरह से नए घोड़े में बदल सकते हैं, या हाथी या मगरमच्छ की उस मामले के लिए। प्लेटो का कहना था कि डेमोक्रिटस के परमाणु कभी भी खुद को एलेडाइल या क्रोकोफेंट में नहीं बदल सकते। यही बात उनके दार्शनिक चिंतन को आगे बढ़ाती थी। अगर आप पहले से ही समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
तो आप इस अगले पैराग्राफ को छोड़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ मामले में मैं स्पष्ट कर दूंगा। आपके पास लेगो का एक बॉक्स है और आप एक लेगो घोड़ा बनाते हैं। फिर आप इसे अलग करते हैं और ब्लॉक को वापस बॉक्स में रख देते हैं। आप सिर्फ बॉक्स को हिलाकर नया घोड़ा बनाने की उम्मीद नहीं कर सकते। लेगो ब्लॉक अपने आप एक दूसरे से कैसे मिल सकते हैं और फिर से एक नया घोड़ा बन सकते हैं? नहीं, आपको घोड़े को फिर से बनाना होगा, सोफी। और आप ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपके दिमाग में घोड़े की एक तस्वीर है। लेगो घोड़ा एक मॉडल से बनाया गया है जो घोड़े से घोड़े तक अपरिवर्तित रहता है। 50 समान कुकीज चाय के साथ आपका क्या हुआ? मान लीजिए कि आप अंतरिक्ष से आए हैं और आपने पहले कभी बेकर को नहीं देखा है। आप एक आकर्षक बेकरी में जाते हैं और वहां आपको एक शेल्फ पर 50 समान जिंजर ब्रेड मैन दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि वे बिल्कुल एक जैसे कैसे हो सकते हैं। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि उनमें से एक का हाथ गायब हो, दूसरे का सिर थोड़ा कटा हो और तीसरे के पेट पर एक अजीब सा उभार हो। लेकिन ध्यान से सोचने के बाद आप फिर भी इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सभी जिंजर ब्रेड मैन में कुछ समानता है। हालांकि उनमें से कोई भी परिपूर्ण नहीं है, आपको संदेह होगा कि उनका मूल एक समान है। आपको एहसास होगा कि सभी कुकीज एक ही सांचे में बनी हैं। और इससे भी बढ़कर, सोफी, अब आप इस सांचे को देखने की अदम्य इच्छा से ग्रसित हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से सांचा अपने आप में पूर्णता होना चाहिए और एक अर्थ में इन अपरिष्कृत प्रतियों की तुलना में अधिक सुंदर होना चाहिए। यदि आप इस समस्या को स्वयं हल करें तो आप ठीक उसी तरह दार्शनिक समाधान पर पहुंचेंगे जिस तरह प्लेटो ने किया था। अधिकांश दार्शनिकों की तरह वह बाहरी अंतरिक्ष से आया था। वह खरगोश के फर के एक महीन बाल की नोक पर खड़ा था। वह इस बात से चकित था कि सभी प्राकृतिक घटनाएं इतनी समान कैसे हो सकती हैं, और उसने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि हमारे आसपास जो कुछ भी हम देखते हैं उसके पीछे सीमित संख्या में रूप हैं। प्लेटो ने इन रूपों को विचार कहा। हर घोड़े, सुअर या मनुष्य के पीछे विचार घोड़ा, विचार सुअर और विचार मानव होता है। इसी तरह जिस बेकरी के बारे में हमने बात की उसमें जिंजर ब्रेड मैन, जिंजर ब्रेड घोड़े और जिंजर ब्रेड सुअर हो सकते हैं, क्योंकि हर स्वाभिमानी बेकरी में एक से अधिक सांचे होते हैं। लेकिन प्रत्येक प्रकार की जिंजर ब्रेड कुकी के लिए एक सांचा पर्याप्त है। प्लेटो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भौतिक दुनिया के पीछे एक वास्तविकता अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने इस वास्तविकता को विचारों की दुनिया कहा। इसमें निहित है विभिन्न घटनाओं के पीछे शाश्वत और अपरिवर्तनीय पैटर्न हैं जिनका हम सामना करते हैं, सच्चा ज्ञान। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ रही हो, सोफी प्रिय। लेकिन तुम सोच रही होगी कि क्या प्लेटो गंभीर था? क्या वह सचमुच मानता था कि इस तरह के रूप वास्तव में एक पूरी तरह से अलग वास्तविकता में मौजूद हैं? हो सकता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस बात पर शाब्दिक रूप से विश्वास न किया हो, लेकिन उनके कुछ संवादों में निश्चित रूप से यही बात कही गई है कि उन्हें किस तरह समझा जाना चाहिए। आइए हम उनके विचारों को समझने की कोशिश करें। जैसा कि हमने देखा है, एक दार्शनिक ऐसी चीज को समझने की कोशिश करता है जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। उदाहरण के लिए, किसी खास साबुन के बुलबुले के अस्तित्व पर दार्शनिक ग्रंथ लिखना किसी काम का नहीं होगा। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि किसी के पास इसके फटने से पहले इसका गहराई से अध्ययन करने का समय नहीं होगा, और आंशिक रूप से के इसलिए क्योंकि शायद किसी ऐसी चीज पर दार्शनिक ग्रंथ के लिए बाजार मिलना मुश्किल होगा जिसे किसी ने कभी नहीं देखा है और जो केवल 5 सेकंड के लिए अस्तित्व में थी। प्लेटो का मानना था कि प्रकृति में हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं, हर मूर्त चीज, उसे साबुन के बुलबुले की तरह माना जा सकता है, क्योंकि इंद्रियों की दुनिया में मौजूद कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हम जानते हैं बेशक कि जल्द या बाद में हर इंसान और हर जानवर मर जाएगा और सड़ जाएगा, यहां तक कि संगमरमर का एक टुकड़ा भी बदल जाता है और धीरे धीरे बिखर जाता है। एक्रोपोलिस बर्बाद हो रहा है, सोफी। यह एक कांड है, लेकिन ऐसा ही है। प्लेटो का कहना है कि हम कभी भी किसी ऐसी चीज का सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते जो लगातार बदलती रहती है। हम केवल उन चीजों के बारे में राय रख सकते हैं जो इंद्रियों की दुनिया से संबंधित हैं, मूर्त चीजें। हम केवल उन चीजों का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें हमारे तर्क से समझा जा सकता है।
ठीक है सोफी, मैं इसे और स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। एक जिंजर ब्रेड मैन इतनी सारी बेकिंग के बाद इतना टेढ़ा हो सकता है कि यह देखना काफी मुश्किल हो सकता है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन दर्जनों जिंजर ब्रेड मैन को देखने के बाद जो कमोबेश सफल रहे, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कुकी मोल्ड कैसा था। मैं अनुमान लगा सकता हूं, भले ही मैंने इसे कभी नहीं देखा हो। वास्तविक मोल्ड को अपनी आंखों से देखना भी शायद कोई फायदा न हो, क्योंकि हम हमेशा अपनी इंद्रियों के सबूतों पर भरोसा नहीं कर सकते। दृष्टि की क्षमता हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। दूसरी ओर हम अपने तर्क पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी के लिए समान है। यदि आप कक्षा में 30 अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठे हैं और शिक्षक कक्षा से पूछता है कि इंद्रधनुष का कौन सा रंग सबसे सुंदर है, तो उसे संभवतः बहुत से अलग अलग उत्तर मिलेंगे। लेकिन यदि वह पूछता है कि 8 गुणा 3 क्या होता है, तो पूरी कक्षा हमें उम्मीद है एक ही उत्तर देगी, क्योंकि अब तर्क बोल रहा है। और तर्क एक तरह से ऐसा सोचना या महसूस करना के सीधे विपरीत है। हम कह सकते हैं कि तर्क शाश्वत और सार्वभौमिक है, क्योंकि यह केवल शाश्वत और सार्वभौमिक स्थितियों को व्यक्त करता है। प्लेटो को गणित बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि गणितीय अवस्थाएं कभी नहीं बदलती। इसलिए वे ऐसी अवस्थाएं हैं जिनके बारे में हमें सच्चा ज्ञान हो सकता है। लेकिन यहां हमें एक उदाहरण की जरूरत है। कल्पना कीजिए कि आपको जंगल में एक गोल पाइन कोन मिलता है। शायद आप कहें कि आपको लगता है कि यह पूरी तरह गोल दिखता है, जबकि जोआना का कहना है कि यह एक तरफ से थोड़ा छपटा है। फिर आप इस बारे में बहस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप अपनी आंखों से देखी गई किसी भी चीज का सच्चा ज्ञान नहीं ले सकते। दूसरी ओर आप पूरी तरह से निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि एक वृत्त में कोणों का योग 360 डिग्री है। इस मामले में आप एक आदर्श वृत्त के बारे में बात कर रहे होंगे जो भौतिक दुनिया में मौजूद नहीं हो सकता है, लेकिन जिसे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप छिपे हुए जिंजर ब्रेड मैन मोल्ड के साथ काम कर रहे हैं, न कि रसोई की मेज पर विशेष कुकी के साथ। संक्षेप में, हम अपनी इंद्रियों से जो चीजें समझते हैं उनके बारे में हमारे पास केवल गलत धारणाएं ही हो सकती हैं, लेकिन हम अपनी बुद्धि से जो चीजें समझते हैं उनके बारे में हमें सच्चा ज्ञान हो सकता है। त्रिभुज में कोणों का योग समय के अंत तक 180 डिग्री ही रहेगा, और इसी तरह विचार का घोड़ा 4 पैरों पर चलेगा, भले ही संवेदी दुनिया के सभी घोड़ों की एक टांग टूट जाए। एक अमर आत्मा, जैसा कि मैंने समझाया, प्लेटो का मानना था कि वास्तविकता 2 क्षेत्रों में विभाजित है। एक क्षेत्र इंद्रियों की दुनिया है, जिसके बारे में हम अपनी 5 अनुमानित या अपूर्ण इंद्रियों का उपयोग करके केवल अनुमानित या अपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस संवेदी दुनिया में सब कुछ बहता है और कुछ भी स्थायी नहीं है। संवेदी दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल ऐसी चीजें हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। दूसरा क्षेत्र विचारों की दुनिया है, जिसके बारे में हम अपने तर्क का उपयोग करके सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विचारों की इस दुनिया को इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, लेकिन विचार या रूप शाश्वत और अपरिवर्तनीय हैं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य एक दोहरा प्राणी है। हमारे पास एक शरीर है जो प्रवाहित होता है, जो इंद्रियों की दुनिया से अविभाज्य रूप से बंधा हुआ है, और इस दुनिया में बाकी सब चीजों की तरह ही भाग्य के अधीन है। उदाहरण के लिए, एक साबुन का बुलबुला। हमारी सभी इंद्रियां शरीर में आधारित हैं और इसलिए अविश्वसनीय हैं, लेकिन हमारे पास एक अमर आत्मा भी है, और यह आत्मा तर्क का क्षेत्र है, और भौतिक न होने के कारण आत्मा विचारों की दुनिया का सर्वेक्षण कर सकती है। लेकिन यह सब नहीं है सोफी, यह सब नहीं है। प्लेटो का यह भी मानना था कि आत्मा शरीर में आने से पहले भी अस्तित्व में थी। यह कुकी मोल्ड्स के साथ अलमारी में एक शेल्फ पर पड़ी थी, लेकिन जैसे ही आत्मा मानव शरीर में जागती है, वह सभी परिपूर्ण विचारों को भूल चुकी होती है। फिर कुछ घटित होने लगता है। वास्तव में एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे जैसे मनुष्य प्राकृतिक दुनिया में विभिन्न रूपों की खोज करता है, एक अस्पष्ट स्मृति उसकी आत्मा को झकझोरती है। वह एक घोड़ा देखता है, लेकिन एक अपूर्ण घोड़ा, एक जिंजर ब्रेड बोरसेल। इसे देखना आत्मा में एक बेहोशी जगाने के लिए पर्याप्त है,
उस आदर्श घोड़े की याद जिसे आत्मा ने एक बार विचारों की दुनिया में देखा था, और यह आत्मा को अपने सच्चे क्षेत्र में लौटने की लालसा से भर देता है। प्लेटो इस लालसा को युग कहते हैं, जिसका अर्थ है प्रेम। तब आत्मा अपने सच्चे मूल में लौटने की लालसा का अनुभव करती है। अब से शरीर और संपूर्ण संवेदी दुनिया अपूर्ण और महत्वहीन के रूप में अनुभव की जाती है। आत्मा प्रेम के पंखों पर सवार होकर विचारों की दुनिया में घर लौटने के लिए तरसती है। यह शरीर की जंजीरों से मुक्त होने की लालसा रखती है। मैं जल्दी से इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि प्लेटो जीवन के आदर्श मार्ग का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि सभी मनुष्य अपनी आत्मा को विचारों की दुनिया में वापस जाने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते। अधिकांश लोग संवेदी दुनिया के विचारों के प्रतिबिंबों से चिपके रहते हैं। वे एक घोड़ा देखते हैं और दूसरा घोड़ा, लेकिन वे कभी भी वह नहीं देखते जिसकी हर घोड़ा केवल एक कमजोर नकल है। वे रसोई में भागते हैं और जिंजर ब्रेड कुकीज से खुद को भर लेते हैं, बिना यह सोचे कि वे कहां से आए हैं। प्लेटो जो वर्णन करता है वह दार्शनिकों का तरीका है। उनके दर्शन को दार्शनिक अभ्यास के विवरण के रूप में पढ़ा जा सकता है। सोफी, जब तुम कोई छाया देखोगी तो तुम समझोगी कि वहां अवश्य कोई छाया होगी। छाया डालने वाली कोई चीज। आप किसी जानवर की छाया देखते हैं। आपको लगता है कि यह घोड़ा हो सकता है, लेकिन आप पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं। इसलिए आप पीछे मुड़ते हैं और घोड़े को ही देखते हैं, जो निश्चित रूप से धुंधले, घोड़े की छाया की तुलना में असीम रूप से अधिक सुंदर और स्पष्ट रूपरेखा है। प्लेटो का भी ऐसा ही मानना था कि सभी प्राकृतिक घटनाएं शाश्वत रूपों या विचारों की छाया मात्र हैं। लेकिन अधिकांश लोग छायाओं के बीच जीवन से संतुष्ट हैं। वे इस बारे में नहीं सोचते कि छायाएं क्या बना रही हैं। उन्हें लगता है कि छायाएं ही सब कुछ हैं। कभी यह एहसास भी नहीं होता कि वे वास्तव में छायाएं ही हैं, और इस प्रकार वे अपनी आत्मा की अमरता पर कोई ध्यान नहीं देते। गुफा के अंधेरे से बाहर प्लेटो ने एक मिथक बताया है जो इसे दर्शाता है। हम इसे गुफा का मिथक कहते हैं। मैं इसे अपने शब्दों में फिर से बताऊंगा। कल्पना कीजिए कि कुछ लोग भूमिगत गुफा में रहते हैं। वे अपने साथ बैठे हैं। गुफा के मुहाने पर पीठ करके बैठे लोगों के हाथ पैर इस तरह बंधे हुए हैं कि वे केवल गुफा की पिछली दीवार को ही देख सकते हैं। उनके पीछे एक ऊंची दीवार है, और उस दीवार के पीछे से मानव जैसे जीव गुजरते हैं, जो दीवार के ऊपर विभिन्न आकृतियों को पकड़े हुए हैं। चूंकि इन आकृतियों के पीछे आग लगी हुई है, इसलिए वे गुफा की पिछली दीवार पर टिमटिमाती हुई छायाएं डालते हैं। इसलिए गुफा में रहने वाले लोग केवल छाया नाटक ही देख सकते हैं। वे जन्म से ही इसी मुद्रा में बैठे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि ये छायाएं ही सब कुछ हैं। कल्पना कीजिए कि अब गुफा में रहने वाले लोगों में से कोई एक खुद को मुक्त करने में कामयाब हो जाता है। उसके बंधन। पहली बात जो वह खुद से पूछता है वह यह है कि गुफा की दीवार पर ये सभी छायाएं कहां से आती हैं। आपको क्या लगता है जब वह पीछे मुड़ता है और दीवार के ऊपर रखी गई आकृतियों को देखता है तो क्या होता है? सबसे पहले वह तेज धूप से चकाचौंध होता है। वह आकृतियों की स्पष्टता से भी चकाचौंध होता है, क्योंकि अब तक उसने केवल उनकी छाया देखी है। अगर वह दीवार पर चढ़ने और आग को पार करके बाहर की दुनिया में जाने में कामयाब हो जाता है तो वह और भी अधिक चकाचौंध हो जाएगा। लेकिन अपनी आंखें मलने के बाद वह हर चीज की सुंदरता से प्रभावित हो जाएगा। पहली बार उसे रंग और स्पष्ट आकृतियां दिखाई देंगी। वह असली जानवरों और फूलों को देखेगा जिनकी गुफा की छायाएं केवल खराब प्रतिबिंब थीं। लेकिन अब भी वह खुद से पूछेगा कि सभी जानवर और फूल कहां से आते हैं। फिर वह आसमान में सूरज को देखेगा और महसूस करेगा कि यही वह चीज है जो इन फूलों और जानवरों को जीवन देती है, ठीक वैसे ही जैसे आग ने छायाओं को दृश्यमान बनाया। खुशमिजाज गुफावासी अब अपनी नई नई मिली आजादी का आनंद लेते हुए ग्रामीण इलाकों में उछल कूद करते हुए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय वह उन सभी लोगों के बारे में सोचता है जो अभी भी गुफा में हैं। वह वापस चला जाता है। वहां पहुंचकर वह गुफावासियों को यह समझाने की कोशिश करता है कि गुफा की दीवार पर छायाएं वास्तविक चीजों के टिमटिमाते प्रतिबिंब हैं, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते। वे गुफा की दीवार की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि वे जो देख रहे हैं वही सब है। अंत में वे उसे मार देते हैं। प्लेटो गुफा के मिथक में जो वर्णन कर रहे थे
वह दार्शनिक का छायादार छवियों से लेकर सभी प्राकृतिक घटनाओं के पीछे के सच्चे विचारों तक का मार्ग है। वह संभवतः सुकरात के बारे में भी सोच रहे थे, जिन्हें गुफा निवासियों ने इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने उनके पारंपरिक विचारों को बाधित किया और सच्ची अंतर्दृष्टि का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया। गुफा का मिथक सुकरात के साहस और शैक्षणिक जिम्मेदारी की उनकी भावना को दर्शाता है। प्लेटो का कहना था कि गुफा के अंधेरे और उससे परे की दुनिया के बीच का रिश्ता प्राकृतिक दुनिया के रूपों और विचारों की दुनिया के बीच के रिश्ते से मेल खाता है। उनका मतलब यह नहीं था कि प्राकृतिक दुनिया अंधेरी और उदास है, बल्कि यह कि यह दुनिया की तुलना में अंधेरी और उदास है। विचारों की स्पष्टता, एक सुंदर परिदृश्य की तस्वीर भी अंधकारमय और उदास नहीं होती, लेकिन यह सिर्फ एक तस्वीर है। दार्शनिक राज्य गुफा का मिथक प्लेटो के संवाद रिपब्लिक में पाया जाता है। इस संवाद में प्लेटो आदर्श राज्य की एक तस्वीर भी प्रस्तुत करता है, यानी एक काल्पनिक या जिसे हम यूटोपियन राज्य कहेंगे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्लेटो का मानना था कि राज्य को दार्शनिकों द्वारा शासित किया जाना चाहिए। उन्होंने इसकी व्याख्या मानव शरीर के निर्माण पर आधारित की है। प्लेटो के अनुसार मानव शरीर 3 भागों से बना है: सिर, छाती और पेट। इन तीनों भागों में से प्रत्येक के लिए आत्मा की एक संगत क्षमता है। तर्क सिर से संबंधित है, इच्छा छाती से संबंधित है और भूख पेट से संबंधित है। इन आत्मा क्षमताओं में से प्रत्येक का एक आदर्श या सद्गुण भी है। तर्क ज्ञान की आकांक्षा करता है, इच्छा साहस की आकांक्षा करती है और भूख पर अंकुश लगाया जाना चाहिए ताकि संयम का अभ्यास किया जा सके। केवल जब शरीर के 3 भाग एक साथ एकता के रूप में कार्य करते हैं तो हम एक सामंजस्यपूर्ण या सद्गुणी व्यक्ति प्राप्त करते हैं। स्कूल में एक बच्चे को सबसे पहले अपनी भूख पर अंकुश लगाना सीखना चाहिए, फिर उसे साहस विकसित करना चाहिए और अंत में तर्क ज्ञान की ओर ले जाता है। प्लेटो अब एक ऐसे राज्य की कल्पना करता है जो बिल्कुल त्रिपक्षीय मानव शरीर की तरह बना हो, जहां शरीर में सिर, छाती और पेट होता है, वहीं राज्य में शासक, सहायक और फाबोरर्स, उदाहरण के लिए किसान, होते हैं। यहां प्लेटो स्पष्ट रूप से अपने मॉडल के रूप में ग्रीक चिकित्सा विज्ञान का उपयोग करता है। जिस तरह एक स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण व्यक्ति संतुलन और संयम का अभ्यास करता है, उसी तरह एक पुण्य राज्य की विशेषता यह है कि हर कोई समग्र चित्र में अपनी जगह जानता है। प्लेटो के दर्शन के हर पहलू की तरह उनके राजनीतिक दर्शन की विशेषता तर्कवाद है। एक अच्छे राज्य का निर्माण इस बात पर निर्भर करता है कि उसका शासन तर्क से हो। जिस तरह सिर शरीर पर शासन करता है, उसी तरह दार्शनिकों को समाज पर शासन करना चाहिए। आइए हम मनुष्य और राज्य के 3 भागों के बीच के संबंध को सरलता से समझाने का प्रयास करें। शरीर आत्मा पुण्य अवस्था, प्रमुख कारण बुद्धि शासक, छाती साहस सहायक होगा, पेट की भूख संयम मजदूर। प्लेटो का आदर्श राज्य पुरानी हिंदू जाति व्यवस्था से अलग नहीं है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का समग्र कल्याण के लिए अपना विशेष कार्य होता है। प्लेटो के समय से पहले भी हिंदू जाति व्यवस्था में सहायक जाति और मजदूर जाति के बीच समान त्रिपक्षीय विभाजन था। आजकल हम शायद प्लेटो के राज्य को अधिनायकवादी कहेंगे, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि उनका मानना था कि महिलाएं पुरुषों की तरह ही प्रभावी ढंग से शासन कर सकती हैं, क्योंकि शासक अपने तर्क के आधार पर शासन करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं में तर्क करने की शक्ति पुरुषों के समान ही होती है, बशर्ते उन्हें समान प्रशिक्षण मिले और उन्हें बच्चों के पालन पोषण और घर के कामकाज से छूट मिले। प्लेटो के आदर्श राज्य में शासकों और योद्धाओं को पारिवारिक जीवन या निजी संपत्ति की अनुमति नहीं होती। बच्चों का पालन पोषण इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसे व्यक्ति पर नहीं छोड़ा जा सकता और इसे राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्लेटो राज्य द्वारा आयोजित नर्सरी स्कूलों और पूर्णकालिक शिक्षा की वकालत करने वाले पहले दार्शनिक थे। कई महत्वपूर्ण राजनीतिक असफलताओं के बाद प्लेटो ने टोव्स लिखा, जिसमें उन्होंने संवैधानिक राज्य को अगला सबसे अच्छा राज्य बताया।
उन्होंने अब निजी संपत्ति और पारिवारिक संबंधों दोनों को फिर से पेश किया। इस प्रकार महिलाओं की स्वतंत्रता अधिक प्रतिबंधित हो गई। हालांकि उन्होंने कहा कि एक ऐसा राज्य जो महिलाओं को शिक्षित और प्रशिक्षित नहीं करता है, वह उस आदमी की तरह है जो केवल अपने दाहिने हाथ को प्रशिक्षित करता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्लेटो का महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था उस समय को देखते हुए जिसमें वह रहते थे। संवाद सिंपोजियम में वह एक महिला पौराणिक पुजारिन द्योतिमा को सुकरात को दार्शनिक अंतर्दृष्टि देने का सम्मान देता है। तो वह प्लेटो था, सोफी। उसके आश्चर्यजनक सिद्धांतों पर 2000 से ज्यादा सालों से चर्चा और आलोचना होती रही है। ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति उसकी अपनी अकादमी का एक छात्र था। उसका नाम अरस्तु था और वह एथेंस का तीसरा महान दार्शनिक था। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। सोफी जब प्लेटो के बारे में पढ़ रही थी तो सूरज पूर्व दिशा में जंगल के ऊपर से निकल आया था। सूरज क्षितिज के पार झांक रहा था। ठीक उसी समय जब वह पढ़ रही थी कि कैसे एक आदमी गुफा से बाहर निकला और बाहर की चकाचौंध भरी रोशनी में पलकें झपकाईं। ऐसा लग रहा था मानो वह खुद किसी भूमिगत गुफा से बाहर निकली हो। सोफी को लगा कि प्लेटो के बारे में पढ़ने के बाद उसने प्रकृति को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। यह कुछ हद तक ऐसा था जैसे वह रंग अंधा हो गई हो। उसने कुछ परछाइयां देखी थीं, लेकिन स्पष्ट विचार नहीं देखे थे। उसे यकीन नहीं था कि प्लेटो ने शाश्वत पैटर्न के बारे में जो कुछ भी कहा था वह सही था, लेकिन यह एक सुंदर विचार था कि सभी जीवित चीजें विचारों की दुनिया में शाश्वत रूपों की अपूर्ण प्रतियां हैं। क्योंकि क्या यह सच नहीं था कि सभी फूल, पेड़, मनुष्य और जानवर अपूर्ण थे? उसने अपने आसपास जो कुछ भी देखा वह इतना सुंदर और इतना जीवंत था कि सोफी को इस पर यकीन करने के लिए अपनी आंखें रगड़नी पड़ी। लेकिन जो कुछ भी वह अब भी देख रही थी वह टिकने वाला नहीं था, और फिर भी 100 साल बाद वही फूल और वही जानवर फिर से यहां होंगे। यदि प्रत्येक फूल और प्रत्येक जानवर मुरझा जाए और भुला दिया जाए, तब भी कुछ ऐसा होगा जो याद दिलाएगा कि यह सब कैसा दिखता था। सोफी ने दुनिया को देखा। अचानक एक गिलहरी चीड़ के पेड़ के तने पर चढ़ गई। उसने तने के चारों ओर कुछ चक्कर लगाए और शाखाओं में गायब हो गई। मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, सोफी ने सोचा। उसे एहसास हुआ कि शायद यह वही गिलहरी नहीं थी जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन उसने वही रूप देखा था। वह जानती थी प्लेटो सही हो सकता था। हो सकता है कि उसने विचारों की दुनिया में शाश्वत गिलहरी को पहले भी देखा हो, इससे पहले कि उसकी आत्मा ने मानव शरीर में निवास किया हो। क्या यह सच हो सकता है कि वह पहले भी जीवित थी? क्या उसकी आत्मा शरीर में आने जाने से पहले भी अस्तित्व में थी? और क्या यह सच है कि वह अपने अंदर एक छोटा सा सोने का टुकड़ा रखती थी, एक ऐसा रत्न जिसे समय के साथ नष्ट नहीं किया जा सकता? एक आत्मा जो तब भी जीवित रहेगी जब उसका अपना शरीर बूढ़ा होकर मर जाएगा। और अगले चैप्टर में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ऑडियो बुक कैसी लगी। और अगर आपको कोई ऑडियो बुक सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे जरूर आपके लिए बनाएंगे।